सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ लोहारू के पास ढाणी पितराम में। यहाँ पर मैं आपको एक किसान से मिलवाऊंगा जो गिर गाय के ऊपर काम कर रहे हैं। ये विशेष तौर पर गिर गायों में घी और जो दूध होता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इन्होंने शुरुआत तो जैसे एक गाय से की थी घर के ऊपर शौक के तौर के ऊपर, लेकिन फिर इनको हेल्थ का अच्छा उसमें बेनिफिट दिखा तो इन्होंने और लोगों के भी सेवा भाव से और थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाए उसके हिसाब से बड़े स्केल पर शुरू किया है। तो मैं आपको इनका जो एक्सपीरियंस है गिर गाय पालन का, क्या उसके फ़ायदे हैं, किस प्रकार हम उसमें बेनिफिट भी ले सकते हैं और हेल्थ का बेनिफिट भी, और साथ में हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो पूरा देखना ताकि जानकारी है वो आपको अच्छे से मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम जैसे किस प्रकार शुरुआत करें डेयरी फार्म की, हमें किस प्रकार उसका मैनेजमेंट करें, किस प्रकार मार्केटिंग करें, वो सब जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि जानकारी आपको अच्छे से पूरी डीपली दी जाएगी। तो आप वीडियो पूरा देखना और हमारे साथ बने रहो। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव ढाणी पितराम, पोस्ट ऑफिस तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। सबसे पहले मैं सतीश जी का और इनके पूरी टीम का जो किसान फार्मिंग टीवी चैनल है इनका, मैं उनका स्वागत करता हूं और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा प्यार भरा। जैसे आप बता रहे थे कि वैसे तो आप किसान हैं लेकिन आप सरकारी टीचर भी हैं, तो टीचर होने के साथ साथ आपने मतलब गिर गायों का पालन कैसे चूज किया, इसमें आपको क्या फ़ायदा दिखाया? देखिएगा, आपने कहा कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ, ठीक है, वो तो एक व्यवसाय है, एक हम जिसको कह सकते हैं कि रोजी रोटी का एक अलग प्रकार का हमारा वो चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ था कि हम गायों के प्रति हमारा जुड़ाव कैसे हुआ। देखिए, पैतृक मेरा जो काम है वो खेती बाड़ी का ही रहा है। पिताजी दादाजी जो हैं वो खेती से जुड़े हुए थे, तो चाहे आप फार्मिंग की बात कीजिएगा चाहे पशुपालन की बात कीजिएगा, ये हमारे लिए कुछ नई चीज़ नहीं थी। अभी एक जॉब की हम बात करें तो मैं सरकारी यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। तो लेकिन साथ क्योंकि पशुओं के साथ जुड़ाव था इसीलिए जो है मैंने गिर गायों के ऊपर फोकस किया। और अभी छोटा सा ये फार्म हमारे यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया गया है, बस यही गौ माता का आशीर्वाद है। और ये जो गिर का फार्म हमने जो शुरू किया है ये गौ माता के आशीर्वाद से ही शुरू किया है, और इसलिए भी किया है ताकि गौ माता की हम सेवा कर सकें और गौओं को जो है हम बढ़ावा भी देना चाहते हैं। जी, जैसे एक अपने कोई और पशुपालक अपना वो खेती करते हैं अपने एरिया में, जी जी, और उसके साथ साथ जैसे गायों का पालन एक दो पशु तो हम रखते ही हैं जी, और आपने गिर गाय को चूज किया है जी। वैसे नस्ल और भी होती हैं, पहले तो आप यही बताओगे आपने गिर को ही क्यों चूज किया? कैसे, जैसे अपने देसी गाय की बात करें जी, तो अपने एरिया में जैसे साहिवाल हो गई, हरियाणवी हो गई, थार पारकर, गिर, मतलब 4-5 नस्ल अपने एरिया में आराम से मिल जाती हैं। जी जी, बिल्कुल। तो आपने गिर को ही कैसे चूज किया? देखिएगा, जैसे आपने कहा कि नस्लें हमारे भारत में बहुत सारी हैं और सारी देसी नस्लें हैं, और मैं तो सभी को अच्छी ही मानता हूँ। सभी गाय जो है अपना अपना उनका अलग प्लस पॉइंट है। लेकिन गिर को चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इनके दो चीज़ें, पहली चीज़ ये है कि इनमें शराफत बहुत अच्छी होती है। अगर आप इनका देखें स्वभाव बड़ा जो है शांत स्वभाव की होती हैं, और ये जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन फ्रेंडली, ये खुद इंसानों से प्यार करती हैं। आप किसी भी गौ माता को यहाँ देखिएगा, ये खुद इंसानों से प्यार करती है। कहीं भी कोई भी चंचल स्वभाव, उग्र स्वभाव आपको नहीं मिलेगा। आप किसी प्रकार की किसी गाय माता को देखेंगे तो आपको ये खुद से एहसास होगा कि ये गौ माता जो है वो इंसानों से प्यार करती हैं। तो पहला स्वभाव इनका बहुत अच्छा था, तो ये प्राथमिकता रही। दूसरा फिर इनका जो है दूध, इनके जो दूध है वो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उसमें लगभग सभी पोषक तत्व जो एक दूध में होने चाहिए वो सारे पोषक तत्व उसमें मिलते हैं। और स्पेशली इसमें एक श्रवण तत्वों की मात्रा होती है जिसमें हम सोने के अंश इसको हम कह सकते हैं। जैसे पालक में आयरन होता है, वैसे ही इनके दूध में जो है सोने की मात्रा होती है जो दूध और घी से हमें प्राप्त होती रहती है। तो ये दो कारण ऐसे रहे कि मैंने इस ब्रीड को जो है चुना, और इस पर थोड़ा सा काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भविष्य में हर एक घर में जो है देसी गोवंश होना चाहिए, हर एक खुट्टे पर देसी गोवंश होना चाहिए। आपने शुरुआत कितनी गाय से की थी? जी, मैंने शुरुआत जो है वो मेरा एक गाय से की थी। उससे पहले एक बार मैं साहिवाल जो है उस
बछड़ी को लेके आया था, फर्स्ट टाइमर बछड़ी थी, लेकिन बस किसी कारणों से, हालांकि मैं उस गाय को ये नहीं कहता या उस नस्ल को मैं ये नहीं कहता कि वो नस्ल अच्छी नहीं है, नस्ल सारी अच्छी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है कुछ अलग था। उस गाय का जो है वो स्वभाव मुझे थोड़ा उग्र लगा, तो फिर मैंने दूसरा बार जो है वो गिर को चुना, तो गिर का फिर मैंने देखा तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और आज आपके सामने नतीजा है कि मैं इतना अच्छा इनके साथ जुड़ाव हो चुका है कि अब मैंने जो बढ़ा के अपने पशु लगभग 19 से 20 पशु मेरे पास अभी हैं। अच्छा, तो ये पशु आपको लगभग 3 साल हो गए? हाँ, लगभग 3-3.25 साल हो चुके हैं। तो वैसे आपने एक्स्ट्रा खरीदे होंगे, ये तो है नहीं कि भाई 3 साल में आपके फार्म पर ही कुछ बड़ी गायें जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं वो लगभग हमने सभी खरीदे हैं, और अभी मेरे फार्म पे 8 बछड़ियाँ तैयार हैं, और साथ में ये बुल भी अपने फार्म का ही है जो यहीं पे पैदा हुआ था, और अभी हम इसको आगे के लिए तैयार भी कर रहे हैं ताकि हम बछड़ियों के लिए सर्विस ले पाएँ। अच्छा, और जैसे बात करें मैंने इनकम की होती है, चाहे कोई काम करो अपन, चाहे खेती करो चाहे डेयरी, तो इन मतलब देसी गाय से हम इनकम किस कौन कौन सी ले सकते हैं, जैसे दूध, घी या कोई गौमूत्र वगैरह? जी, ये बात आपकी सही है कि देखिए मेन चीज़ कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि वहाँ से इनकम क्या होगी, क्योंकि काम जो है वो शौक कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन जब रूटीन में हम कोई काम करना चाहें तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि हम वहाँ से आउटपुट क्या लेते हैं। तो यहाँ जब इनकम का आपने जिक्र किया तो इन गायों का जो है वो दूध, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, अभी मैंने बताया था, तो उस वजह से इनका घी और दूध वो महंगा ही बिकता है। आप किसी भी एरिया में चले जाइएगा भारत के, आप जब इनके दूध की बात करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, उसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है, तो इसलिए इसका दूध जो है महंगा बिकता है। अभी मेरे यहाँ फार्म की अगर बात करें, हम यहाँ पे 60 रुपये लीटर मेरा यहाँ पे दूध फार्म से जा रहा है, जबकि मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा, जबकि कुछ ऐसे कस्टमर भी हैं जो कह रहे हैं कि आप 70 रुपये ले लीजिए, 80 रुपये लीजिए, हमें दूध प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो अभी मैं उनको दूध जो है वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। आने वाले समय में भी जैसे 2-3 गायें मेरे यहाँ पे डिलीवर करने वाली हैं, तो उन गायों को डिलीवर करने के बाद मैं उम्मीद रखता हूँ कि शायद मैं उनकी पूर्ति कर पाऊँ। रही बात घी की, हम घी यहाँ पर वैदिक तरीके से तैयार करते हैं, और वैदिक तरीके का आप सबको पता है, आपके सभी दर्शकों को भी ध्यान होगा कि हमारे जो पूर्वज जो पुराने तरीके से जो है वो घी तैयार करते थे, जिसमें हम जो दूध है उसको एक मिट्टी के बर्तन में, जिसको हम हांडी बोलिएगा या कढ़ावनी बोलिएगा, उसको हारे में मंद मंद आंच के ऊपर जब वो गर्म होता है तो पूरा दिन जब वो दूध उबलता है तो उसका जो है उसमें उसका रंग लाल हो जाता है। जब हम उसकी लस्सी बनाते हैं, वो लस्सी की जो है अलग ही खुशबू और उसका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, और वो जब वहाँ से मक्खन निकलता है उस दही में से, जब हम बिलो के जब हम मक्खन निकालते हैं तो वो मक्खन जो है वो उच्च क्वालिटी का होता है। साथ में जब उस मक्खन को हम जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ से घी तैयार करते हैं। वो घी मेरा यहाँ पर जो है 2500 रुपये लीटर अभी जा रहा है, लेकिन वो भी अभी 3000 रुपये लीटर तक की उसके कस्टमर यहाँ पे बैठे हैं जो भी वेट कर रहे हैं कि आप जो है हमें घी प्रोवाइड कीजिएगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि 2500 रुपये लीटर आप घी बेच रहे हो जी, और जैसे चाहे आपने मतलब अपने किसानों की बात करें जी, तो अपने किसानों का जैसे अपने गाँव में लगभग 1000 रुपये में घी आराम से मिल जाता है। जी, जी, जी। और एक जैसे हम बात करें कोई कंपनियों की मार्केट की, वो 600 रुपये में ही प्रोवाइड करवा देती हैं गाय का घी। जी। तो आपने ऐसे कस्टमर कैसे ढूंढे कि वो जो 2500 रुपये में लेने को तैयार हैं? देखिएगा, आज की अगर पूरे हम ब्रह्मांड की ही बात करें, पूरे ब्रह्मांड में सभी लोगों को ये पता चल चुका है कि जो है अगर आदमी स्वस्थ है तो बाकी चीज़ें उसके बाद में आती हैं, सेकेंडरी चीज़ें आती हैं। जो प्रायोरिटी जो रहती है, आदमी इंसान हेल्थ कॉन्शियस होता है, उसको अपनी सेहत का ख्याल होता है। अभी जो 2500 रुपये लीटर जो दूध या हमारा जो घी ले रहे हैं अभी जो ग्राहक, उनको पता है कि इस गाय का जो दूध है, इस गाय का जो घी है, उसका जो है वो इतने अतिरिक्त पोषक तत्व इसमें यहाँ पर मिलते हैं जिनका वैल्यू ये तो बहुत कम है। बड़े मार्केट में आप देखें, महानगरों की बात करूँ, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, इधर आपका गुड़गांव हो गया, या बाकी जितने भी आपके बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इसके घी तो 5-5 हज़ार रुपये रेट तक मैंने सुने हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं, बशर्ते हम उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। आज के समय में आपने कहा कि अभी 600 रुपये में हमें घी मिल रहा है। देखिएगा, एक किसान होने के नाते मुझे भी पता है, और आपके सभी जो दर्शक अभी जो अधिकतर जो किसानी कर रहे होंगे उनको भी ये चीज़ बिल्कुल पता है कि जब हम इसको कॉस्ट वाइज देखें, अगर हम कोई पशु पालते हैं, उसका जो चारा है, अभी आप चारा की अगर उस पर बात करें तो अभी चारा कितना महंगा हो चुका है, लगभग 15-16 रुपये किलो जो है वो तूड़ा हमें मिल रहा है। इधर आपका जो चाट बाटा की हम बात करें वो भी महंगा, यानी कॉस्टिंग के हिसाब से बात करें, लेबर के हिसाब से बात करें तो 600 रुपये के हिसाब से घी मिल पाना बहुत ही नामुमकिन वाली बात होगी जी। 600 रुपये में कहीं नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पे लागत ही पूरी नहीं हो पाती।
यहाँ जो 2,500 रुपये जो कस्टमर हमें दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत के प्रति थोड़े से सजग हैं, अपने बच्चों को अच्छा दे पा रहे हैं या देने की कोशिश उनकी है, तो वो 2,500 रुपये से ज़्यादा भी पे कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे ऐसे भी कस्टमर जो कह रहे हैं कि जी 3,000 रुपये लीटर ले लो लेकिन घी प्रोवाइड कर दो, लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये सच्चाई है कि आपको अच्छा मार्केटिंग यदि आप अच्छे से समझा पाएँ उनको कि जी जो है हेल्थ सबसे ऊपर हमारे होना चाहिए, हमारी सेहत सबसे अच्छी जो है हमारी उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो वो आपको अच्छा पैसा देने के लिए भी तैयार हैं जी। अच्छा, और एक जैसे घी और दूध हो गया जी, उसके अलावा कुछ लोग गोमूत्र या गोबर पर भी काम करते हैं। हाँ जी, ये क्योंकि जैसे ये मानो घी और दूध है, ये तो अपना इनकम का एक्स्ट्रा मतलब अपनी बचत हो गई। जी जी, और जो गायों का खर्चा है वो क्या हम घी जो गोमूत्र और गोबर उससे भी निकाल सकते हैं। जी, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। अभी 2 औषधालय ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी आप इनका गोमूत्र जो इकट्ठा कर दीजिएगा, हम 5 रुपये लीटर जो इनका गोमूत्र देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उनको स्पष्ट शब्द में मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे कच्चे का सिस्टम है और मैं नहीं चाहता कि हम गौ माता जब वो प्राकृतिक रूप से जब हम पेशाब कर रहे हैं और कोई हमें डिस्टर्ब करे, तो मैं वो चीज़ नहीं चाह रहा था, तो मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है जैसे आपने कहा कि वो बायो प्रोडक्ट्स के रूप में कहें या आप जैसे भी कहें कि हमारा कमाई का एक अतिरिक्त जरिया भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे गोपालक जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ ऐसे युवा, तो उनके लिए ये भी एक जो है प्रेरणा स्रोत बनेगा कि इन गायों का जो है गोबर कहें, पेशाब कहें, गोमूत्र जिसको हम कहते हैं, वो वेस्ट कुछ भी नहीं जाता। ये गाय जो है ना अपना खर्चा आराम से निकाल लेती हैं, बशर्ते कि आपने जो है उसको अच्छे से मैनेज किया हो। ये गाय जो है आपके घर से जो है ये नहीं होगा कि गौ माता जो हमारे घर से खा रही है या इनका हमें इनकम नहीं हो रही है या इनकी लागत ज़्यादा हो रही है। तो गोबर और गोमूत्र को भी आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप इनका खर्चा आराम से निकाल सकें जी। अच्छा, और जैसे गोबर से भी हमें कुछ प्रोडक्ट आप भी बता रहे थे, जैसे आपने एक तो बायोगैस बना रखा है। जी जी, और उसके अलावा कुछ लोग लकड़ी भी बनाते हैं, कुछ दिए वगैरह या मूर्ति वगैरह। ये जो दिए और लकड़ी की जो आपने बात कही, ये आज हम देखें सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये चीज़ें पहले सीमित मात्रा में हुआ करती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम अगर देखना चाहें तो यूट्यूब या गूगल वगैरह पे हम देख सकते हैं। गोबर से ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिनके लिए आदमी जो है ना वो सोच भी नहीं सकता था। जैसे हमने लकड़ी की बात की, ऐसे लंबे लंबे इनकी लकड़ी के टाइप जो हैं वो स्टिक्स आ चुकी हैं, जिनको हम डंग स्टिक्स बोलते हैं। तो वो स्टिक्स जो हैं वो आपके ईंधन के रूप में यूज़ होती हैं। जैसे हम पहले उपले यूज़ करते थे, उपलों में ज़्यादा धुआं आता, लेकिन वो लकड़ी जो है ना जो काऊ डंग से बनती है, उस मशीन के थ्रू बनती हैं, उनमें बहुत कम जो है धुआं होता है और बहुत एक अच्छा ईंधन बनता है। दूसरा, दिए और मूर्ति का आपने जिक्र किया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। देखिएगा जी, हालांकि हमारे जो प्रजापति हैं, जो वो कुम्हार जिनको हम कहते हैं, वो मिट्टी के दिए वगैरह बनाते हैं, हमें उनको भी प्रीफर करना चाहिए। लेकिन एक ही अल्टरनेट है जो हम विदेशों से जो सामान मंगवाते हैं, जैसे आपने सुना होगा होली दिवाली पे हम चाइनीज़ आइटम अधिकतर यूज़ करते हैं, तो हमें उनको जो है उनको बायकॉट करना चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने चाहिए। और हमारा देसी जो है वो, चाहे आप दिए मिट्टी के यूज़ करें, चाहे गोबर से बने हुए दिए या मूर्ति यूज़ करें, तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारत का पैसा या हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के लिए एक अच्छी बात रहेगी। एक जैसे आपने बायोगैस बना रखा है प्लांट, वो और दिखा दो आप, उसके बारे में थोड़ा बता दो जी। ये बायोगैस प्लांट जो है वो अभी हमने लगभग 6 घन मीटर का बनाया हुआ है। तो इसमें एक समय का लगभग 1 क्विंटल गोबर जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर एक समय का 1 क्विंटल गोबर हम इसमें डाल दें तो आसानी से आप ये मान के चलें 2 से 3 घरों का जो है हमें गैस यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी, उनके लिए सफिशिएंट होती है। अभी यहाँ पर मैं 1 क्विंटल जो है गोबर उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। उसके पीछे कारण ये कि हमारे यहाँ पर मिट्टी की व्यवस्था ज़्यादा है, तो गोबर में जो है वो मिट्टी मिक्स हो जाती है, और मिट्टी अगर हम इसमें डालते हैं बायोगैस के अंदर तो वो कहीं ना कहीं चोक होने की संभावना रहती है या गैस कम बनने की संभावना है। तो हम यहाँ पे जो फ्रेश गोबर होता है, जो अच्छा गोबर होता है बिना मिट्टी का, केवल वही इसमें यूज़ करते हैं। तो ये देखिएगा, इसके ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये पहला पार्ट जिसको हम इनलेट बोलते हैं, वो लास्ट वन आपका आउटलेट है, और जो प्रोसेस होती है ये बीच में पहले गोबर यहाँ पर डालते हैं। गोबर पहले हम यहाँ डालते हैं और वो पानी में मिक्स करके, जो उनका रेशियो रहता है वो 1/1 का, यानी जितना पानी हम डालते हैं लगभग उतना ही गोबर, और उसको मिक्स करके और वो इस पाइप के थ्रू, वो जो आपका सेकंड पार्ट है जहाँ चैम्बर जिसको हम बोल सकते हैं, ये दीनबंधु मॉडल है बायोगैस का, जो कि सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। इस मॉडल का आप कोई भी बायोगैस अगर देखें तो वो जो है आपको कभी फ्लॉप हुआ प्रतीत नहीं होगा। अच्छा, उस में से फिर इसमें आता है से गोबर जो है यहाँ इस पार्ट चैम्बर में आता है, इस पार्ट में आता है,
और यहाँ पे होता है फर्मेंटेशन, जिसको हम किण्वन बोलते हैं। यहाँ फर्मेंटेशन होने के बाद जो वेस्टेज होता है वो तो आपका स्लरी के रूप में बाहर तीसरे पार्ट में चला जाता है, और जो ऊपर गैस बनती है वो गैस जो है डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं अपने घरों में चूल्हे के। उसका भी हमें यूज़ कर सकते हैं क्या? जी, ये जो अभी आप देख रहे हैं वेस्टेज, ये लिक्विड रूप में ही है, क्योंकि मेरे पूसा के वैज्ञानिक से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी अगर आप इस वेस्टेज को, इस स्लरी को अगर आप एज इट इज़ यूज़ करते हैं, एज इट इज़ का मेरा मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में, द्रवित फॉर्म में, ये पानी घुला हुआ, अगर इसको आप ऐसे यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको कहीं बेहतर मिलेंगे जब आपका ये सूख जाता है। क्योंकि अधिकतर बायोगैस मैंने प्लांट देखे हैं, वहाँ पर यहाँ सिस्टम जो है आपका उनका कुछ भी नहीं बना होता, यहाँ से स्लरी निकलती है और डायरेक्ट जो है यहाँ पर कच्ची मिट्टी होती है और वो पानी आपका यहीं पर सोख लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ जो है गोबर पपड़ी के रूप में आपको सिर्फ मिलता है, वो फिर लोग यूज़ करते हैं अपने खेतों में। जबकि जो मैंने बताया वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि अगर ये यूज़ हम डायरेक्ट करते हैं तो फसलों में कहीं ज़्यादा बेहतर आपको संभावना रहती है कि फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। अभी हम इसको 2 बार यूज़ कर चुके हैं, इसको खाली कर चुके हैं। वो एक हमने मड पंप मंगवाया हुआ है, ऑनलाइन हमने मंगवाया था। वो मड पंप जो है यहाँ से इस स्लरी को उठा के, इस पूरे जो है गोबर को उठा के, घुले हुए गोबर को, और वो सीधा हम डायरेक्ट अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फसल आपकी खड़ी ही क्यों ना हो। हम खड़ी फसल जैसे हमें इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें बायोगैस की, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या फिर दोबारा करना पड़ता है कोई? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी। ये लगभग मुझे 1.5 साल हुए इसको तैयार किए हुए। उस समय हमारी जो कॉस्टिंग आई थी वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास आई थी पूरे सिस्टम तैयार करते हुए। और साथ में एक एडिशनल खर्चा बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि हम वहाँ पे मड पंप यूज़ करते हैं, तो वो एक एडिशनल खर्चा आप मान सकते हैं। लेकिन बायोगैस तैयार करते हुए केवल जो है आपका 50,000 रुपये ऑलमोस्ट हमारा खर्चा हुआ था। अभी हमने यहाँ पर 2 जो है गैस के लिए आउटलेट यूज़ किए हैं। ये एक पाइप हमारा जो है घर की ज़रूरतों को पूरा करता है, और ये दूसरे वाला जो है हमारा शेड की तरफ जा रहा है। ये वाला जो पाइप है, हम शेड पे अगर जैसे अपने पशुओं के लिए कोई दलिया वलिया यूज़ करना हो तो जैसे गैस इसमें 24 आवर मिलेगी अपने को? हाँ जी, 24 आवर्स मिलती है। डिपेंड करता है कि आपने जो है रूटीन में गोबर को इसमें खोला है कि नहीं खोला। अगर आप गोबर इसमें नहीं यूज़ करते हैं, इसमें नहीं डालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर गैस नहीं बनेगी। एक अच्छी चीज़ और इसमें है कि अगर आपने किसी समय आप गोबर डालना भूल गए या आपने इसको ज़्यादा प्रयोग में ले लिया, तो अगर आपकी गैस किसी कारण कम हो गई या ख़त्म हो गई, तो आप अपने जैसे ही बाहर आएंगे, हम 2-4 आपको परात जो है गोबर मिल जाएगा। अपने पशु की इतनी मात्रा में है तो 2-4 परात आप उठाइएगा और वहाँ पे आप घोल के डाल दीजिएगा, आपकी गैस फिर से तैयार हो जाएगी। यानी आप कहीं आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि हमें कहीं मार्केट में जाना पड़ेगा या 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। ये एक रूटीन का प्रोसेस जो चलता रहता है जी। तो ये मतलब अपना डेयरी के साथ साथ एक तो ये हो गया भाई, अपने को मतलब ये टेंशन नहीं कि गोबर हम काट डालें। जी बिल्कुल सही। और साथ में अपने को गैस है उसका खर्चा बच गया अपने का। हाँ, हम जो गोबर पहले कुड़ियों में यूज़ करते थे, जैसे ढेर जिसको हम कहते हैं, गोबर का ढेर, तो ढेर जो है जब वो हम खाद के रूप में पहले यूज़ करते थे, जो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज यूज़ करते थे, उसका जो है कहीं ना कहीं मिट्टी के ऊपर प्रभाव कम देखने को मिलता था। प्रभाव का मेरा मतलब है क्योंकि वो पूरी तरह से जो है खाद के रूप में तैयार नहीं हो पाती। आप देखें कई बार जब हम डायरेक्ट जो कुड़ी की जो अपनी खाद होती है उसको जब हम अपने खेत में डालते हैं तो उस गोबर को खाद के रूप में कन्वर्ट होते हैं, लगभग 2-3 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी खाद ऐसी खाद है जिसको आप खेत में जैसे डालते हो, वो डायरेक्ट जो आपकी फसल को उसी समय इंस्टेंटली, जिसको जैसे बाकी फर्टिलाइजर आपकी काम करते हैं ना, ये वैसे ही काम करती है जैसे हम यूरिया डालते हैं अपनी फसल के अंदर। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये जो स्लरी है, ये डायरेक्ट आपके फसल पे इंस्टेंटली जो है तुरंत प्रभाव डालती है। और अभी आप देखें अगर फसल में, अभी हमने पिछले 10 साल से जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हमने ना तो किसी फर्टिलाइजर का यूज़ किया, ना किसी केमिकल का यूज़ किया है। हम ना तो यूरिया ना DAP कुछ भी यूज़ नहीं करते, और भगवान की दया से जो है गौ माता के आशीर्वाद से हमारी फसल भी बहुत अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहता कि हम कहीं दूसरों से हम ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हम जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, हम लगभग उतना ही प्रोडक्शन हम भी ले रहे हैं, और वो भी प्योर ऑर्गेनिक, जिसको हम जैविक बोलते हैं। अच्छा, जैसे एक कोई शुरुआत करना चाहे अपना किसान है जी, तो उसको मतलब एक तो कितने पशु से शुरुआत करनी चाहिए, और मार्केटिंग किस प्रकार लेके चले, दूध बेचे, घी बेचे, वो पूरा बताओ आप, आपका एक्सपीरियंस। देखिए, आपने कहा कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर्टिकुलर अगर ब्रीड की बात करें, इस विशेषता, इस गिर नस्ल की अगर बात करें, इस पे अगर कोई युवा साथी या कोई मेरा जानकार, मेरा आपके व्यूवर्स के जो हैं उनमें से अगर चाहें तो इस ब्रीड पे आ सकते हैं, उनमें काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक इसमें पहली चीज़ जो है कि इन्वेस्टमेंट के रूप में उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन गायों का जो है डिमांड के हिसाब से, क्योंकि डिमांड सप्लाई का नियम सबको पता है, मांग और जो है पूर्ति का, तो इन गायों की मांग ज़्यादा होने की वजह से इनका जो है मार्केट रेट अभी ज़्यादा चल रहा है। अभी हर एक गाय अगर आप देखें, नॉर्मल गाय भी आप लेके आए चाहिए, लगभग लाख रुपये के आसपास आपको मिलती है। डिपेंड करता है कि आप किस ब्रीड पर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इनमें भी बहुत सी प्रोजनी होती हैं।
तो आप लाख रुपए के आसपास अगर कॉस्टिंग की बात करें, वहाँ से हम स्टार्ट करें, तो कोई युवा साथी पहली बार इसमें आना चाहे तो सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना पड़ेगा कि उसके पास पूंजी कितनी है। अगर वो सामर्थ्य है, पूंजी इतनी लगा सकता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2-3 साल बाद उनको आउटपुट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आउटपुट जो है मेन, आप इनके दूध और घी से ही ना माने, इनकी आउटपुट जो मेन होती है, जब इनकी बछड़ियाँ तैयार होती हैं, वहाँ से इनकी मेन आउटपुट स्टार्ट होती है। क्योंकि जब बछड़ियाँ तैयार होंगी, इनकी जो बछड़ियाँ हैं वो लगभग आपने अगर केयर अच्छी की हो, उनको अच्छा माँ का दूध पिलाया हो, अच्छे आपने उनको डाइट वाइट दी हो, 2-2.25 साल की जो है वो हीट में आ जाती हैं और वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होती हैं। 3 साल के लगभग आसपास वो जो है बच्चे को डिलीवर कर देती हैं और वही आपकी बचत होती है, जिसे अगर बचत के रूप में बात करें तो। रही इनकी कॉस्टिंग की बात, तो वो आपका दूध और घी जो हम बाय प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनसे आपका जो है वो नॉर्मली एक आपका इनका कॉस्टिंग भी चलता रहता है, साथ साथ इनका थोड़ा बहुत जो है आपके आमदनी भी होती रहती है। तो जो मेन आमदनी आप मान के चलिएगा कि जब हम इनकी प्रोजीन तैयार करते हैं, अभी मेरे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 8 बछड़ियाँ तैयार हैं, तो ये 8 बछड़ियों का जो है वो हमारी मेन बचत है। ये बछड़ियाँ जब तैयार होंगी और ये आगे के लिए प्रेग्नेंट होंगी, तब हमारी मेन बचत वहाँ से स्टार्ट होगी। जी, तो मतलब खेती के साथ कोई आराम से इस काम को चला सकता है। जी जी, क्योंकि खर्चा अपने जैसे खेती करते हैं तो इनका जो अपना रॉ मटेरियल है वो तो अपने को खेती में मिल ही जाता है। जी अच्छा, ठीक है, तो साहब धन्यवाद जानकारी देने जी, के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ इस हमारे छोटे से डेयरी फार्म पे आने के लिए। और मैं आपका विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आए, और आपके सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई आपका युवा साथी, आपका दर्शक अगर हमसे संपर्क करना चाहे, इस विषय में अगर कुछ भी पूछना चाहे, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे आपके माध्यम से देना चाहूँगा। 98-134-86-468 9813486468। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना आपको चाहिए तो आप निश्चित रूप से टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।